आज बायो का हम लोग पूरा फुल डिटेल में देखेंगे पीडीएफ के साथ। देखिएगा, अगर पीडीएफ से किन्हीं को कुछ अगर लेना होगा तो कमेंट में कीजिए, हम आपके पास पीडीएफ सेंड करेंगे। तो एवरीवन देखते हैं आगे, ठीक है। बायो का है, देख सकते हैं किस प्रकार है। तो पहला क्या है, कोशिका विभाजन, ठीक है। स्टडी ऑफ कोशिका विभाजन नहीं, सॉरी, कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका क्या है कि सभी सजीवों तथा जीवन की जीवन की आधारभूत संरचना में क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और कोशिका जीव द्रव्य क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य से बनी संरचना होती है। इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों को कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीव की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या एक दूसरे से क्या होती है, काफ़ी भिन्न होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार का सबसे बड़ी छोटी कोशिका मस्तिष्क के वेलम के ग्रेन्यूल कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन होती है। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं की आकृति एवं एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल मतलब तुरंत तुरंत बदलते भी रहती है। अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहते हैं। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूहों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। जब जीवों के शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित होती है, वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव आँख से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय क्या है, इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये उदाहरण में सभी दिखने वाले सजीव। विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा, उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। कोशिका का विकास क्रम 1590 में जेड जैनसेन तथा एच जैनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका लैटिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क मतलब पेड़ की छाल के टुकड़े से किया। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया कोशिका क्या था, तो मृत कोशिका था। 1683 में ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में अनंत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोप्लाज्म, RBC कोशिका को देखा। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी, जिसका उन्होंने नाम दिया केंद्रक। 1838 से 39 जैकब स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत की। इसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की प्रमुख बातें हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं, है ना। सब अलग अलग हुआ लेकिन सभी मिलकर के काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है।
1839 में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीवद्रव नाम दिया। 1846 में पुरकिंजे के बाद बॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव की खोज की। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। 1861 में मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीवद्रव का एक पिंड बताया। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। लास्ट है 1831 ईस्वी में एम नॉल एवं ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। कोशिका की संरचना। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका झिल्ली। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति और जीवद्रव होती है। जीवद्रव को दो हिस्सों में विभक्त किया गया, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाई जाने लगी जो दो प्रकार की होती है, जीवद्रव रचनाएं और तीसरा है मेटाप्लाज्म। इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आती है किसके जीवद्रवीय रचनाएं में, जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है, जैसे सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। मेटाप्लाज्म क्या है? क्या निर्जीव रचनाएं होती है जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न ही विभाजन की क्षमता होती है। मेटाप्लाज्म के अंतर्गत राजधानी, वसा, कण, प्रोटीन, ग्लाइकोनोजन, पीत आदि पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होती है? प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह लगभग 50 से एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से क्या होती है? अलग होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारेगम तथा चयनात्मक पारेगम होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ, मतलब आधा, अर्धपरेगम मीन्स आधा, है ना, अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। सभी पदार्थ को आने या जाने नहीं देता। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन होती है और इनके बीच में एक परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से क्या करता है? बचाता है। यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, फ्लैजिला, उत्पाद आदि का निर्माण करता है। कोशिका द्वारा होने वाले प्रसरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति क्या है? तब पौधे तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होता है जो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित होती है और न ही अर्धपारेगम होती है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना होता है। एक मोटी भित्ति होती है और पौधों के कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कि यह भित्ति पौधे के कोशिका की रक्षात्मक परत है। कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को सूखने से क्या करता है? बचाता है। यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पारेगम होती है, मतलब पार होने देती है। यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव क्या है? तो जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। और कोशिका द्रव जीव द्रव रंगहीन अर्धपारेगम अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक क्या होती है? जल की मात्रा होती है।
जल के अलावे जीव द्रव कोशिका द्रव लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी क्या है, मुख्य है या प्रमुख बोल सकते हैं। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कई कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होती है, जिसे कोशिका अंग कहते हैं। अंतर्जाल द्रव्य जाल का क्या है, तो यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है और कहीं कहीं केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। ठीक है। यह संरचना लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। राउट ईआर, ठीक है, झिल्ली राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मॉथ ईआर में राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। अपनी विशेष, है ना, एक स्मॉथ है, स्मॉथ मीन्स चिकनी और राउट मीन्स खुरदरी। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव्य जालिका के कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कहलाता है। इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउडेट तथा फूलम ने किया था, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कलमैन के द्वारा किया गया था। अंतर्द्रव्य जालिका को वर्तमान समय में एयर गैस्ट्रोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका के प्रमुख कार्य हैं, यह अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जालिका के नली में तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे यह कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों में वितरित करते रहती है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिसमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण होता है। वैसे मनुष्य के यकृत, अग्नाशय के कोशिका के अंतर्द्रव्य जालिका की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यकृत को विष के प्रभाव को क्या करती है, नष्ट करने में मदद करती है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस पर हावी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर EAR को या अकेले या गुच्छों के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, मतलब इधर से उधर छितराए हुए रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटी कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में भी सभी राइबोसोम मैसेंजर RNA, है ना, मैसेंजर जो काम करता है mRNA को इधर से उधर पहुंचाने में, जो धागे के समान रचना से बंधे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन व RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, 30 और 50। जो 30 और 50 में बढ़ता है वह 70 वाला भाग है, और 80 को दो भागों में बढ़ता है, 40 और 60। अगर जो 100 होगा वह 80 वाला भाग में बटेगा और जो 80 होगा 70 वाले भाग में बटेगा। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था, परंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज GE पैलाडे के द्वारा किया गया था। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। राइबोसोम के कार्य क्या है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। राइबोसोम को कोशिका को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी काय क्या है। कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान दिखाई पड़ती हैं। पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ के रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। डाल्टन तथा फेलिस्क और नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय के संरचना को 3 भागों में बांटा, सिस्टर्नी, छोटे ट्यूबुल्स, वेसिकल्स एवं बड़ी रसधानी। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने किया था। कैमिली गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में की थी।
कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का आंतरिक जालिकाबद्ध उपकरण रखा था, परंतु बाद के समय इसका नाम गोल्जी काय पड़ गया। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य हैं। यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग, संग्रह तथा स्त्रवण करता है। यह कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंगक है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम क्या है। तो यह कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैली जैसी संरचना है। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। वह बहुरूपता को दर्शाती है। लाइसोसोम पौधों के कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को क्या करती है, नष्ट करती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम 1958 में डी डब्बे ने के द्वारा किया गया था। डी डब्बे को इस कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लाइसोसोम का कार्य क्या है? यह कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को क्या करता है, पाचित कर कोशिका द्रव को साफ करता है। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी क्या करता है, नष्ट करता है। यह कोशिका के विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है ना, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक उंगली जैसा उभार निकला होता है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आर्थिक झिल्ली से घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एमजीसीए, आयन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं। जो राइबोसोम इसमें 705 प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में कम तथा जंतु की कोशिका में क्या होती है, ज़्यादा होती है। कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया यही संपन्न होती है तथा श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बारबर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया। नेक्स्ट टॉपिक है लवक, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में बड़ा होता है। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न हो जाती है। हरित लवक क्या है? मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने में समान नहीं दिखाई पड़ते, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। एक कोशिका में 1 से 80 तक हरित लवक हो सकते हैं, जिसकी व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर तथा मोटाई 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दोहरी झिल्ली पारेगम होती है, प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेले के बीच में चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे थाइलाक्वाइड कहते हैं। थाइलाक्वाइड प्रोटीन तथा लिपिड का बना होता है। थाइलाक्वाइड के समूह को ग्रेनुम कहा जाता है। थाइलाक्वाइड नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटम सोम भी कहा जाता है।
हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में ही पाया जाता है। सेकंड है बर्नी लवक, इसे रंगीन लवक कहा जाता है। यह पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बर्नी लवक ही उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के बर्नी लवक, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी बर्नी लवक वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूल तथा फलों में भी पाए जाते हैं। गौरत लब हरित लवक बर्नी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा बर्नी लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। अब बर्नी लवक क्या है? यह लवक पौधों के उन भागों के कोशिका में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जड़, भूमिगत तना, आलू, प्याज यह लवक मुख्य रूप से पाई जाती है बर्नी लवक में। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के संग्रह करती है। यह लवक कई प्रकार की होती है। एमेलोप्लास्ट स्टार्च संग्रह करने के लिए, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने के लिए, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने के लिए, एलियोप्लास्ट वसा संग्रह करने के लिए। नेक्स्ट है तारकाय क्या है? यह संरचना केवल जंतु में पाया जाता है ना, वनस्पति में नहीं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है। इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। इस रचना को एस्ट्रल रेज कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम नामक नामकरण टी बोवेरी के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। रसधानियाँ क्या है? तो रसधानी कोशिका के निर्जीव रचनाएं हैं। रसधानी मुख्य रूप से पौधों की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। रसधानी थैली जैसी समान आकृति जो चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्ध पर्यगम झिल्ली है। पौधे की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधों की कोशिका में जीव द्रव का निर्माण करता है। रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। कुछ एक कोशिकीय जीव प्रोटोप्लाज्म की रसधानियाँ संकुचनशील होती है और यह रसधानियाँ शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थ के संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिकों ने लगाया। इस प्रकार है स्फीरोसोम्स। इसे पौधे की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण का कार्य करती है। कोशिकीय पंजर यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या जाल है जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है। यह एक रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। पेरोक्सिसोम यह संरचना पौधे में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O2 का भी उत्पादन होती है। माइक्रोट्यूबुल्स यह छोटी छोटी नलिकाकार रचना है, पूरे कोशिका द्रव में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका की गति कराने में सहायक होती है। केंद्रक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक सभी जीवित कोशिका द्रव में मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावा ब्रिक आकृति जैसा, घोड़े के पैर आकृति जैसा भी होता है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कुछ कोशिका में दो केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ में या जिनमें कई केंद्रक भी पाए जाते हैं। मतलब कुछ में पाया जाएगा, कुछ में नहीं, कोई में रहता ही नहीं है। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया कार्य पर निर्भर करता है। एक केंद्रक की संरचना निम्नलिखित भाग है। पहला क्या है? केंद्रक झिल्ली क्या है? तो यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच जगह का क्लियर स्पेस कहते हैं।
केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत अंतःद्रवी जालिका से जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं जिन छिद्रों से कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लियस अम्ल, डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जाल। केंद्रक द्रव में महीन धागों का बना जाल क्रोमैटिन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिन जालिका हिस्टो प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। केंद्रक तथा क्रोमैटिन जालिका दो तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है और जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, और एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त होता है जिसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन सक्रिय रहती है जबकि हेट्रोक्रोमैटिन निष्क्रिय रहती है। हमने एक एक्टिव रहता है, एक एक्टिव नहीं रहता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है। इसे गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज फंडाटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए वे विकसित कोशिका थी। विकसित कोशिका के ही यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और सभी जैव जंतुओं में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुआ उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जीवाणु में इस तरह की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग अंतर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका थी और इसका आकार भी छोटा होता था, जबकि यूकैरियोटिक क्या है कि विकसित है और इसका आकार प्रोकैरियोटिक से क्या है? बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक युक्त कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका का अभाव रहता है जबकि यूकैरियोटिक में संरचनाएं मौजूद रहती हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एकाधिक क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं जबकि यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है यूकैरियोटिक परंतु सेलुलोज की बनी नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल कोशिका। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक और लगभग इन दोनों की कोशिका क्या होती है? समान होती है। कुछ कोशिकाएं संरचनाओं के दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कुछ अंतर हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है और जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं का आकार बढ़ने से होता है जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि से कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। कठोर कोशिका भित्ति के होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार की होती है जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका की राजधानी काफ़ी बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफ़ी छोटी होती है।
पादप कोशिका में ऊर्जा मतलब भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोनोजेन में होती है। पादप कोशिका में सिलिया जैसी प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है और सिलिया केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सॉरी, विसरण और प्रसारण पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है और कोशिका के अनुपयोगी जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है, अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र बना रहता है। पदार्थों के परिवहन, विसरण तथा प्रसारण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा प्रसारण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। विसरण क्या है? द्रव, गैस तथा विलेय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाते, मतलब सभी जगह फैलना चाहिए, है ना। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहां उस अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। विसरण के उदाहरण: विसरण द्वारा गैसों O2 तथा CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा पूरे कमरे में फैल जाती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में फैल जाता है, तो यह किसके द्वारा आता है? विसरण के द्वारा आता है। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तो इसके कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका या कम दूरी तक ही होती है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार का धीमे धीमे होता है। प्रसारण क्या है? प्रसारण की प्रक्रिया में जल विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। प्रसारण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसारण द्वारा जल अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तब तक गमन करते हैं जब तक कि अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलन न हो जाए। प्रसारण दाब क्या है? प्रसरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले जल विलायक के गमन को क्या करता है? रोक देता है। प्रसरण दाब विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं के सीधे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। प्रसरण के उदाहरण क्या है? तो प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रूप में भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। प्रसरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत रहते हैं जिससे वह अंग अपने कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। पौधे के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण प्रसरण के द्वारा होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने से प्रसरण की मुख्य भूमिका होती है। प्रसरण की कोशिका के साथ क्या संबंध है? प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है जिसकी अपनी एक निश्चित प्रसरणी दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन कोशिका द्रव की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिमाण निकल जाते हैं वह इस प्रकार है। पहला क्या है? समपराशरी विलयन। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस की सांद्रता दाब के समान होती है उसे समपराशरी विलयन कहा जाता है। समपराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता, फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्पपराशरी विलयन। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता प्रसरण दाब कोशिका रस से कम होती है उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। अल्पपराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन की कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। अल्पपराशरी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतःपराशरण कहलाता है। अतिपराशरी विलयन। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता एवं
परासरण दाब कोशिका से अधिक होती है, इसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। अति पराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अति पराशरी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका जल का बाहर निकालना बाह्य परासरण कहलाता है। बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव क्या होता है, सिकुड़ जाता है तथा कुछ समय बाद जीव द्रव संकुचित होकर कोशिका के एक कोने से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद है। अंतःशोषण क्या है, अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, लकड़ी, सूखे बीज जल अति शोषित कर क्या होते हैं, फूल जाते हैं। जैसे किशमिश को ही अगर ले सकते हैं। सक्रिय परिवहन, जब पदार्थों के स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होती है तो इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। निष्क्रिय परिवहन, जब पदार्थों का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। एंडोसाइटोसिस, एक कोशिका जीव अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन कोशिका को अगर अल्प पराशरी विलयन में रख दे तो अंतःपरासरण के कारण जीव द्रव पुनः अपने पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। कोशिका विभाजन क्या है देखिएगा, सेल डिवीजन। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसमें केंद्रक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पुराने अथवा पैतृक कोशिका से नए अथवा संतति कोशिका का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है ना, पुराना से नया। जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका बनता है, पुनः कोशिका समूह बनता है अतः जीव का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री क्या है, किस विभाजन सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है, फिर बीच से टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है और एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव के 2 भागों में विभाजन होता है। प्रत्येक भाग एकक केंद्रक को घेर कर 2 कोशिकाएं बना लेता है। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोजोम का निर्माण नहीं होता है, न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या है, इस कोशिका विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधे के कायिक कोशिका में होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन के 2 अवस्था है। कैरियोकिनेसिस, इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस अवस्था 4 अवस्थाओं से गुजरकर समाप्त होता है। यह 4 अवस्था क्रमिक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। साइटोकिनेसिस क्या है, इस अवस्था में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकिनेसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। यह अवस्था पौधों तथा जंतु के एक समान रूप से नहीं होती है। जंतु कोशिका के टेलीफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव बीचों बीच में अंदर क्या होता है, धंसकर 2 भागों में बढ़ जाता है। पादप के कोशिका द्रव अंदर की ओर धंसकर विभाजन नहीं होता है। पादप के कोशिका द्रव के मध्य में एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लांट के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बनी होती है। अच्छा, कोशिका द्रव को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है। इस तरह के कैरियोकिनेसिस तथा साइटोकिनेसिस अवस्था के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए बने कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि जनक कोशिका में होती है। जीवों में पुनरुद्भवन तथा घाव का भराव इसी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। अर्धसूत्री क्या है, यह विभाजन जनन कोशिका के परिपक्व में हो जाने पर होती है। यह विभाजन जनन कोशिका में होती है जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका जनन की प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण से संपन्न होती है। पहला चरण
रिडक्शन डिवीजन या मेरियोसिस फर्स्ट कहा जाता है, दूसरा को होता है हाइमेटोपिक डिवीजन तथा मेरियोस सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, आज यहीं तक, बाय बाय, टाटा।